हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। हमें जीवन के सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए। अब वो रूप चाहे व्यक्त अवस्था में हो या चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, अगर हम सभी जीवों का सम्मान या जीवन का सम्मान करते हैं तभी इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। नहीं तो वर्तमान में जिस उपभोक्तावादी संस्कृति को हम ग्रहण कर चुके हैं, पृथ्वी पर ग्रह के रूप में जीवित ग्रह पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जीवों के सभी रूपों का सम्मान करें। इस वीडियो में हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के सेकंड पार्ट को देखते हैं। हम लोगों ने हंटर आयोग को देख लिया था कि हंटर आयोग ने क्या क्या सिफारिश दी। अब हम आते हैं 1903 में भारतीय शिक्षा अधिनियम। भारतीय शिक्षा अधिनियम एक्ट कर देते हैं। भारतीय शिक्षा अधिनियम 1903 1902 कर देते हैं। 1902 भारतीय शिक्षा अधिनियम 1902। अब आप देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस जब स्थापित होता है तो कांग्रेस अपने लक्ष्यों में, प्राथमिक लक्ष्यों में शिक्षा को भी जोड़ता है और वो चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए। ठीक है। अब शिक्षा व्यवस्था अच्छे ढंग से चले, इसके लिए जरूरी है कि जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या अहिंसा वाले क्षेत्र हों, शांति वाले क्षेत्र हों। किंतु अंग्रेजी शोषण का परिणाम था कि विश्वविद्यालय उस समय में क्रांतिकारी के जननी बन चुके थे, क्रांतिकारियों की जननी बन चुकी थी और वहां से अच्छे अच्छे क्रांतिकारी निकलते हैं। तो अब कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि जिस विश्वविद्यालय में वो अनुदान दे रही है, पैसा दे रही है, वहां पर क्या हो, ऐसी गतिविधियां हों। इस समय कर्जन थे। कर्जन एक बहुत ही प्रजातीय अहंकारता से परिपूर्ण था। वो भारतीयों में, उसको तो विश्वास ही नहीं था कि भारतीयों में कोई अच्छा गुण हो सकता है। कर्जन चाहता था कि विश्वविद्यालय पर सरकारी कंट्रोल अधिक कर दिया जाए। अगर सरकारी कंट्रोल अधिक रहेगा तो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं होंगी। इसलिए कर्जन ने रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और आयोग ने को सिफारिश देने को कहा कि अपनी सिफारिश दी। ये आयोग की स्थापना केवल और केवल दिखावटी था। इससे पहले ही कर्जन ने अपना मूड बना लिया था कि ऐसे ऐसे कानून बना के भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के जो केंद्र हैं, क्रांतिकारियों की जो जननी है, उस पर सरकारी कंट्रोल अधिक करना है। किंतु उस समय कांग्रेस का एक अपना ही कद था, इसलिए आयोग की स्थापना की गई। अब आयोग ने जो सिफारिशें दी उसको हम देखते हैं। आयोग ने पहली सिफारिश दी कि विश्वविद्यालय अध्ययन के केंद्र होना चाहिए। मतलब इसका कि वहां पर कोई भी गतिविधियां जो क्रांतिकारियों से संबंधित हों वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि केवल और केवल जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाना चाहिए। अगर केवल सिलेबस पढ़ाया जाता है तो इंफॉर्मेशन केवल दिया जा रहा है, उस पर आप वैचारिक जो
वाद विवाद होता है, नहीं कर सकते। दूसरी सिफारिश क्या किया कि सरकार विश्वविद्यालय के किसी भी कानून पर वीटो लगा सकती है। यानी विश्वविद्यालय ने कोई ऐसा कानून बनाया जो हो सकता है छात्र के हित में हो, या कांग्रेस ने प्रेशर डालकर उसको बनाने के लिए मजबूर किया हो, तो उस पर भारतीय सरकार मतलब ब्रिटिश की सरकार जो उस समय थी, ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती थी? वीटो कर सकती थी। अगली सिफारिश रेले साहब ने ये किया कि जो अभी तक 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यानी 5 लाख करने की सिफारिश की। अब ये मुख्य उनकी सिफारिशें हैं, ये तो सिफारिश दे दी गई। अब आता है अधिनियम। क्या आता है? 1904 का अधिनियम। 1902 में क्या किया गया? ये रेले आयोग की स्थापना, और 1904 में अब अधिनियम आता है। अब अधिनियम का लक्ष्य क्या था? अधिनियम का लक्ष्य यह था कि विश्वविद्यालय पर सरकार की पकड़ को मजबूत किया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त की जाए, और उसी उद्देश्य को लेकर यह नियम पास कर दिया गया। और रेले महोदय के सिफारिश को भी कुछ तवज्जो दिया गया। अब भारतीय जो प्रबुद्ध वर्ग या राष्ट्रवादी वर्ग उस समय थे, उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। उस समय उदारवादी नेता गोखले ने कहा कि यह अधिनियम भारतीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला है, या पीछे ले जाने वाला अधिनियम है। ये कथन इसमें पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 1904 के अधिनियम के संदर्भ में गोखले ने कहा था कि यह अधिनियम भारतीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, घटनाक्रम को देखते हैं। 1913 में एक प्रस्ताव आता है, सरकार प्रस्ताव लेकर आती है शिक्षा से संबंधित। अभी प्रस्ताव क्यों आता है, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। 1906 में बड़ौदा राज्य, अब पहले हम देख लेते हैं कि पहले बड़ौदा राज्य नहीं, पहले हम देखते हैं अंग्रेजी राज्य और देसी राज्य। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने यह नीति छोड़ दी कि अब हम क्या करेंगे, भारतीय राजाओं को हराएंगे या अधिग्रहण करेंगे। केवल यह नीति रखी गई कि भारतीय राजा केवल यह मान ले कि मैं ब्रिटिश शासन के अधीन या ब्रिटिश महारानी के अधीन है, तो उनको वैसे शासन करने दिया जाएगा। केवल वित्त विभाग, बैंक विभाग और विदेश विभाग पर सरकार का कंट्रोल है। और ये अंग्रेजी राज्य थे जो 1857 से पहले अंग्रेजी गवर्नर ने अधिग्रहण किया था। तो 2 राज्य उस समय थे। अब उसी में एक राज्य था बड़ौदा। बड़ौदा राज्य उस समय भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य था। इसने 1906 में अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यानी 14 साल तक जो शिक्षा रहेगी वो अनिवार्य रहेगी और निःशुल्क रहेगी। अब भारतीय राष्ट्रवादी इस कार्य को जो बड़ौदा ने किया था, वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज में भी, पूरे ब्रिटिश राज में लागू। अब कांग्रेस मांग करने लगी। इसी
कारण 1913 में सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है। प्रस्ताव में अधिकांश मांगों को तो माना जाता है, किंतु अनिवार्य शिक्षा को नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये 1913 का प्रस्ताव है। अब आते हैं 1919 में एक सैडलर आयोग स्थापित किया जाता है। कौन सा आयोग स्थापित किया जाता है? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में नीति को स्पष्ट करने के लिए स्थापित किया गया। सैडलर महोदय इंग्लैंड के लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अब सैडलर आयोग ने न केवल कलकत्ता बल्कि उन्होंने जो सिफारिश दी सैडलर आयोग, वो लगभग सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होती थी। अब क्या क्या सिफारिश दी उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहली सिफारिश तो कि स्नातक शिक्षा से पहले यानी ग्रेजुएशन से पहले 12 साल की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। 12 साल की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यानी 12 साल तक आप शिक्षा ग्रहण करें, फिर आप कहां आ सकते हैं? विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। ठीक है, अगला इन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अगला सिफारिश इन्होंने ये किया कि जब भी विश्वविद्यालय के संबंध में कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए तो उसमें कठोरता न बरती जाए, क्योंकि कठोरता बरतने पर शिक्षा की जो उत्पादकता होती है वो खराब हो जाती है। तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने जो उस समय के विचार से क्रांतिकारी था, इन्होंने आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय होता है, आवासीय विद्यालय की स्थापना की भी सिफारिश की। ठीक है, अब सरकार ने लगभग सारी बातें सैडलर आयोग को मान लेती है और इसे लागू करती है। 1919 और 1927 के बीच में इसी आयोग की अनुशंसा पर मैसूर, ढाका, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो सैडलर आयोग ने जो भी सिफारिशें की वो अपने आप में वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। ठीक है, अब इसी समय 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार की घोषणा होती है। इस सुधार घोषणा में क्या कहा गया? इस सुधार घोषणा में कहा गया कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका भार प्रांतीय सरकार उठाएंगी, यानी कि केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के बारे में अपना पल्ला झाड़ लिया और प्रांतीय सरकार जहां पर दो प्रकार की व्यवस्था थी, क्या द्वैध व्यवस्था मान सकते हैं? एक तो निर्वाचित होती थी और एक
गवर्नर जनरल। यहां पर निर्वाचित व्यक्ति मंत्री का पद पाते थे, लेकिन उनके पास वित्त से संबंधित कोई भी शक्ति नहीं थी। अब कोई वित्त शक्ति नहीं है तो यहां पर अगर मान लेते हैं कांग्रेस के ही राष्ट्रवादी आते हैं तो कैसे काम को कर पाएंगे। और इनके किसी भी कार्य को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। यानी एक तरफ केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था से पल्ला झाड़ लिया, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब पूरा भार इनके ऊपर। अब किसी ऐसे व्यक्ति पर भार अगर लादा जाए जो बहुत ही दुबला पतला हो और उसके पास खाने को कुछ ना हो तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये निर्वाचित सरकार बहुत ज्यादा परिणाम नहीं दे पाई। ठीक है, तो ये घटना 1919 की है। यानी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की और की शिक्षा व्यवस्था क्या हो, विकेंद्रीकृत हो, राज्य सरकार इस पर अपना काम करे। किंतु राज्य सरकार के पास जो निर्वाचित मंत्री थे उनके पास वित्त नहीं था। वित्त नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे किया जा सकता है, ये उस समय के सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। चलो अब आते हैं हॉर्टोग समिति। हॉर्टोग समिति, ठीक है। हॉर्टोग समिति, ये समिति 1929 में आती है। 1929 में ये समिति आती है। इस समिति को भी इस समिति से भी यह मांग की गई कि आप शिक्षा व्यवस्था पर एक स्पष्ट नीति दें। क्या दें? स्पष्ट नीति दें। अब क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या हो गया था, मैंने बताया कि 1919 में जो व्यवस्था लाया गया उससे शिक्षा व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व था वो किसी भी सरकार पर नहीं, ना केंद्र सरकार पर ना प्रांत सरकार पर, और जिस पर उत्तरदायित्व था उसके पास कुछ था नहीं। तो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और दयनीय होती गई। क्या होती गई? दयनीय होती गई। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। 1911 में अगर 1911 में भारत में निरक्षरता की दर लगभग 82% थी और 1919, 1920 और 29 तक आते आते लगभग 92% हो गई। तो यानी कि सरकार शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं कर रही। इसीलिए हॉर्टोग समिति की स्थापना की गई। ठीक है, हॉर्टोग समिति की भी सिफारिशें क्या, स्थानीय भाषा में शिक्षा को दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थानीय भाषा में शिक्षा को दिया जाना चाहिए। दूसरा, केवल दक्ष या तथा समर्पित जो छात्र हैं उन्हीं को क्या देना चाहिए? एडमिशन देना चाहिए। और तीसरा, क्लास 8 के बाद, क्या क्लास 8 के बाद 8वीं क्लास कक्षा के बाद व्यवसायिक शिक्षा देना चाहिए। तो समिति के मुख्य सिफारिशें यही है। आपको ये याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। 8वीं से व्यवसायिक शिक्षा देने की सिफारिश किसने की? हॉर्टोग समिति ने। ठीक है, घटनाक्रम आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन भी अपने चरम पर रहता है। गांधी जी का उदय होता है। इसी समय वर्धा में कांग्रेस की में बैठक होती है। वर्धा बैठक 1987।
अब 1987 में वर्धा बैठक होती है और वहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नीति कांग्रेस स्पष्ट करे। कौन स्पष्ट करे? कांग्रेस स्पष्ट करे, जिससे हो सके तो सरकार फॉलो करेगी या सरकार पर दबाव डाला जाएगा। अतः जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और समिति को यह निर्देश दिया गया कि शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति सुझाएं। जो जाकिर हुसैन ने जो शिक्षा पर सिफारिश दी वो गांधीवादी दर्शन पर था। गांधीवादी दर्शन गांधी ने अपने पत्र हरिजन में शिक्षा व्यवस्था की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक श्रृंखला के माध्यम से शिक्षा के बारे में अपना विचार स्पष्ट किया था। उसी विचार से प्रेरित होकर जाकिर हुसैन ने अपना क्या जो राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए कांग्रेस के संदर्भ में उसे कांग्रेस के सामने रखा। इन्होंने क्या सिफारिशें दी इसको भी देखा जाना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की क्या होना चाहिए? अनिवार्य शिक्षा। क्या? अनिवार्य शिक्षा जो बड़ौदा सरकार ने की थी वो इन्होंने कहा कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा कैसे हो? मातृभाषा में हो। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, किंतु 2 से 7 तक जो माध्यम रहे उस हिंदी का रहे। 2 से 7 तक जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, जिससे हिंदी का भी प्रचार प्रसार होता रहे। क्योंकि कांग्रेस हिंदी को क्या करना चाहती थी? प्रसारित करना चाहती थी, जिससे राष्ट्रीय एकता क्या हो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, अगली सिफारिश थी हस्तशिल्प। क्या? हस्तशिल्प। शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में हस्तशिल्प को भी स्थान दिया जाए, जिससे क्या हो? रोजगार की समस्या जो है